आज वाले में मैं आपको एक काफी अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ। और स्ट्रीमलाइन के साथ साथ हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ फंडामेंटल भी सीखेंगे। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का ठीक ठाक एप्लीकेशन है इस सवाल में। तो देखिए, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। इन द स्टेडी मोशन ऑफ अ होमोजेनियस लिक्विड, होमोजेनियस लिक्विड, इफ द सरफेस, ये सरफेसेज हैं, एक से ज्यादा सरफेस हैं। इफ द सरफेसेज F1 equal to A1, F2 equal to A2, define the streamlines, define the streamlines, prove that the most general values, prove that the most general values of the velocity components are of the velocity components are capital F of F1 F2, ये एक नया फंक्शन है, इनटू जैकोबियन ऑफ डेल ऑफ F1 F2 अपॉन डेल बाई जेड। और इसी तरह से दूसरा होगा कैपिटल एफ ऑफ F1 F2 जैकोबियन ऑफ F1 F2 विद रिस्पेक्ट टू ZX। और ऐसे तीसरा कंपोनेंट होगा कैपिटल एफ ऑफ F1 F2 डेल ऑफ F1 F2। पहला एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में था, फिर जेड एक्स से होगा तो ऑब्वियस है एक्स वाई होगा। यहाँ बता देते हैं वेयर कैपिटल एफ इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। आप कैपिटल एफ की जगह फाइव भी लिख सकते थे, कोई नया, लेकिन अब वेलोसिटी पोटेंशियल के लिए फाइव, तो हमने वो यूज नहीं किया। तो पहली बात तो स्टेडी स्टेट है, होमोजेनियस लिक्विड है, इसलिए डेंसिटी कांस्टेंट होगी। जब होमोजेनियस का मतलब ही है सब जगह एक जैसा होगा, तो फिर डेंसिटी वेरिएबल नहीं हो सकती। फिर दरवाजा बंद कर देना। इफ द सरफेस इज F1 इक्वल टू A1 एंड F2 इक्वल टू A2। अब बच्चों, अगर ये सरफेस हैं तो ये एक्स वाई जेड के फंक्शन होंगे। सरफेस तो कोई ना कोई आप समझ सकते हैं, कोई कर्व जैसा। तो इनसे स्ट्रीमलाइन डिफाइन हो रही है। तो वेलोसिटी है जो कंपोनेंट होंगे जिनको आप यू वी डब्ल्यू कहते हैं, वो उस समय ऐसे आएंगे। फिर ये कहा जा रहा है। आंसर तो अभी टाइम लगेगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? हेलो। यस सर, आ गया। अच्छा, नॉर्मली बच्चों मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपसे कहा था कि जो सरफेसेज होंगी
वो स्पेस और टाइम दोनों का फंक्शन होंगी, टाइम के साथ बदल सकती हैं। इन जनरल कहीं पर लेना हो तो एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड टी लेंगे, लेकिन यहां पर स्टेडी मोशन बोला गया है, तो अगर स्टेडी स्टेट है तो फिर टाइम के इंडिपेंडेंट हो जाएगी सरफेस, तो फिर केवल एफ जो होगा एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। ये चीज समझनी है कि जब भी स्टेडी स्टेट आती है वो वेरिएशन नहीं आता फिर ज्यादा। अब जैसा चल रहा है आगे को ऐसे ही चलता रहेगा, पोजीशन भले ही बदल जाए लेकिन अब टाइम के साथ कोई वैसा स्ट्रक्चरल बदलाव नहीं आएगा। तो इस बात को हम सबसे पहले लिखेंगे, सिंस द मोशन इज स्टेडी, since the motion is steady, so the streamlines ये एक अच्छा सवाल है कई मामलों में कि अप्लाइड मैथ्स का मतलब क्या होता है, कितनी सारी चीजें अप्लाई करते हैं आप देखिएगा। सो द स्ट्रीमलाइंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो फिर आपके पास जो F1 है वो उसका मतलब होता है कि F1 is actually a function of x y z and this is given A1 आपको। ऐसे ही जो F2 आपको दिया हुआ है, F2 is a function of x y z and this is A2, ये आपने मान लिया, ठीक है। अगर आप इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करें बच्चों तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 आपको मिलेगा डेल F1 अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल F1 अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल F1 अपॉन डेल जेड डी जेड इक्वल टू 0। सभी लोग समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है इसको। प्रॉम्प्ट 2 क्या आ जाएगा ऐसे ही, सेकंड को उसको भी करिए, F1 की जो F2 आना है बस, डेल F2 अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल F2 अपॉन डेल वाई डी वाई। कहाँ डेल लगाना है और कहाँ डी लगाना है ये समझिएगा, डेल F2 अपॉन डेल जेड डी जेड ये। और यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। अब आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये dx dy dz में दो इक्वेशन है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इन्हें सॉल्व करेंगे, हिंदी में वज्र गुणन में। तो सॉल्विंग अबव इक्वेशंस क्या मिलेगा बच्चों, dz। अब मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ी जगह मिलेगी, dx अपॉन फिर dy अपॉन और फिर dz अपॉन। कोई स्टूडेंट बताना चाहेंगे dx अपॉन क्या लिखूं? सर डेल F1 अपॉन डेल Fy। हम्म, सर डिटर्मिनेंट में लिखेंगे डेल F1 अपॉन डेल Fy पहली रो में, डेल बिल्कुल F1 अपॉन डेल बिल्कुल, इन दोनों का नहीं, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस फिर इन दोनों का प्रोडक्ट। आप लोग समझ पा रहे हैं सभी लोग? यस सर। यस सर। डेल F1 अपॉन डेल वाई इंटू डेल F2 अपॉन डेल जेड माइनस डेल F1 अपॉन डेल जेड
तो डेल F2 अपॉन डेल वाई, ठीक छूट गया। अब ये प्लस माइनस प्लस के हिसाब से चलता है। दूसरे में या तो dy माइनस लिख लो या क्रॉस मल्टीप्लाई पहला तीसरा कर लो पहले। तो मैं डेल F1 अपॉन डेल जेड सीधे लिख दूं, मेरे ख्याल से ये तो सबको आता होगा। तो डेल F1 अपॉन डेल जेड इंटू पहला और तीसरा, डेल F2 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल F1 अपॉन डेल एक्स इंटू तीसरा डेल F2 अपॉन डेल जेड। अब तीसरे में पहला दूसरा, डेल F1 अपॉन डेल एक्स इंटू डेल F2 अपॉन डेल वाई माइनस डेल F1 अपॉन डेल वाई इंटू डेल F2 अपॉन डेल एक्स। ये हो गया। नोट नहीं कर पाए होंगे तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और जो लोग जैकोबियन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, कोई स्टूडेंट है जिसको जैकोबियन नहीं पता है तो बताइए, मैं समझा देता हूँ, वरना मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ऐसा कोई नहीं है। हेलो, हाँ मोहित समझाना जरा बेटा जैकोबियन। हेलो, ये है जैसे, इसको कैसे लिखोगे मोहित भट्ट? प्रदीप आप समझाओगे? नहीं। सर नहीं आता। हाँ जी। हाँ, सर नहीं आता। नहीं, वो तो मुझे मालूम है बेटा, तभी तो पूछ रहा हूँ। डेल F1 अपॉन डेल जेड, पहले F1 का y और z के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, फिर F2 का कर लीजिए डेल F2 अपॉन डेल वाई। ये डिटर्मिनेंट को जैकोबियन कहते हैं, तो जैकोबी का काम है बेसिकली। और डेल F2 अपॉन डेल जेड। जैकब जैकोबी काफी बड़ा नाम है मैथ्स में, तो जैकोबी के नाम पर ही जैकोबियन कहते हैं इसको। क्योंकि डिटर्मिनेंट है ये, और डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम में कोई फर्क नहीं होता। तो आप चाहें तो पहले F1 F2 दोनों का y के रिस्पेक्ट में कर लें, और फिर F1 F2 का z है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2/2 का डिटर्मिनेंट है, तो ऑब्वियस है डेल F1 अपॉन डेल वाई इंटू डेल F2 अपॉन डेल जेड माइनस डेल F1 अपॉन डेल जेड इंटू डेल F2 अपॉन डेल वाई। इतना ही आना है। आप लोग देखिए जो लास्ट पेज में मैंने लिखा है dx के नीचे, क्या यही एक्सप्रेशन आया है? यस सर। तो इसी तरह से बाकी तो भी तो आप देखिएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा? dx के नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? डेल ऑफ, शॉर्ट में लिखना होगा ना। देखो जैकोबी ने क्या किया कि इतने बड़े डिटर्मिनेंट को एक छोटे से एक्सप्रेशन से लिख दिया। आप कहेंगे इतना छोटा भी नहीं है, लेकिन बच्चों जब 3/3 या 4/4 का डिटर्मिनेंट आता है, उस हिसाब से काफी छोटा एक्सप्रेशन है। तो dx अपॉन डेल दिस अपॉन डेल ऑफ वाई जेड इक्वल टू, इसी तरह से dy जैकोबियन ऑफ F1 F2 एक्स वाई एक्स के साथ, तो जेड एक्स हो जाएगा। और तीसरा dy नहीं dz अपॉन डेल F1 F2 अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। हाँ, इसे आप कोई इक्वेशन कर लें, दो इक्वेशन थी ना, तो तीसरी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गई।
आप ऐसे भी कह सकते हैं दीज आर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रीमलाइंस। तो दीज आर differential equations of streamlines। हो सकता है इतना ही पूछा जाए, तो ये भी हो गया अपने आप में। अच्छा, यहां तक नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने? आगे बढ़ो। हेलो। Yes, sir. अब हमारे पास चूंकि मोशन स्टेडी है, तो हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंशियल इक्वेशंस याद है? स्ट्रीमलाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कल के लेक्चर में क्या पढ़ी थी? So dx upon u हाँ, बट डिफरेंशियल, to a upon बढ़िया बढ़िया, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रीमलाइन आर, जो हमने पढ़ी है वो ये है कि dx अपॉन यू इक्वल टू dy अपॉन v इक्वल टू dz अपॉन w। ठीक है, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर इन 3 and 4। 3 and 4 क्योंकि ये रेशियो बराबर है बच्चों, तो हम भी रेशियो में ही लिखेंगे अपनी बात। आपको मिलेगा u अपॉन जितना ये होगा, क्या, डेल ऑफ f1 f2 विद रिस्पेक्ट टू yz, उतना ही v अपॉन डेल ऑफ f1 f2 zx के साथ, और उतना ही डेल ऑफ f1 f2 xy के साथ। ये तीनों बराबर हों। क्या मैं यहां तक समझा पाया? आप सीधे u इक्वल टू नहीं लिखेंगे, ये रेशियो हैं, तीनों रेशियो बराबर हैं, तो कंपेयर करते हुए भी रेशियो ही बराबर होंगे। एंड सपोज इसको हम मान लेते हैं f, कैपिटल F। ये दीपक नोट कर लिया है यहां तक? यस सर, स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, हाँ, जहां पर छूट जा रही हैं चीजें वहां समझने पे ध्यान दो, नोट्स तो बनते रहेंगे। अब बच्चों यहां से मैं यू बी डब्ल्यू की वैल्यू निकालता हूं, देखिएगा अगले पेज में। तो अब बताइए यू क्या लिखूं? यू इक्वल टू कैपिटल F इंटू, आपकी नजर में अभी कैपिटल F तीनों बराबर है, तो वो कैपिटल F है। अब पता नहीं F कांस्टेंट है या F किसी चीज का फंक्शन है, ये हमें साबित करना है। और आप ध्यान दीजिएगा पिछले पेज में कि या क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि F क्या है। ये देखिए, तो शुरुआत में आपने लिखा हुआ है कि F इज ए फंक्शन ऑफ F1 एंड F2। अभी इसका मतलब ये भी साबित करना है कि F ये फंक्शन है। हमने तो ये कहा कि ये तीनों बराबर हैं, तो किसी के बराबर हैं तो कुछ वैल्यू के बराबर ही होंगे तीनों। सपोज F है, तो अगला चैलेंज है कि F इज अ फंक्शन ऑफ, तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? F इंटू डेल ऑफ F1 F2 अपॉन नीचे क्या था? डेल ऑफ del of y comma z. वाई जेड, ये U हो गया। ऐसे V F इंटू डेल ऑफ F1 F2। ये सवाल बहुत कुछ सिखाता है बच्चों आपको, कई सारी जानकारियां इसी में हो जाती हैं। कैपिटल F इंटू डेल ऑफ F1 F2 अपॉन डेल ऑफ XY। क्योंकि हमें नहीं मालूम कि F कांस्टेंट है या F किसी चीज का फंक्शन है, और अगर वो फंक्शन है तो वो किस चीज का फंक्शन है ये भी तो नहीं मालूम है। अगर UVW ये है और होमोजीनियस फ्लूइड है, तो रो तो कांस्टेंट है,
तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत आसान बन जानी है। तो इसने अगर ये वेलोसिटी है, कंपोनेंट है, तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लें? अगली क्या है बच्चों, देखिए तो। तो 5. ये हमारा एक तरह से आंसर है। हमने इसमें केवल अब एफ की वैल्यू रखनी है कि जो कैपिटल एफ है वो स्मॉल f1 f2 का फंक्शन है। इतना अगर हमें पता चल जाए तो यहां रख देंगे, बाकी आंसर है ये। तो अब हमें कहां से शुरू करना है? देखिए, सिंस फ्लूइड इज होमोजेनियस, हमेशा ध्यान से सवालों को देखेंगे तो उसी में जवाब होता है। अब होमोजेनियस शब्द का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब रो इक्वल टू कांस्टेंट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज क्या बन जाएगी? Rho u upon rho x, sorry, del u upon del x plus del v upon हाँ, del y plus एक मिनट, तुम्हारे बोलने पे मैं भी वही रिलेट बैठा है। डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई plus del w upon del z डेल जेड equals to 0। 0. इसका मतलब अब हमें ये यू वी डब्ल्यू की ये वैल्यू 6 को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब इसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालने में ही अभी मेहनत है, ध्यान दीजिएगा। तो एक को निकालते हैं, डेल यू अपॉन डेल, बाकी तो सिमिलरली लिखेंगे। डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना ही अपने आप में परेशानी है, क्योंकि डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ इंटू, इसको क्या लिखेंगे? ऐसे तो कर नहीं पाएंगे। डेल एफ वन अपॉन, ये क्या था पीछे, आपने पीछे वाले पेज में देखिए, एफ वन और उधर होगा डेल एफ टू अपॉन डेल जेड माइनस डेल एफ वन, एफ वन एफ टू हो गया अपॉन डेल जेड डेल एफ टू अपॉन डेल वाई। यही था बच्चों, पिछले पेज में देखिएगा। जो जैकोबियन है वो यही होगा ना? Yes, sir. अच्छा, तो फिर अब आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार कैपिटल एफ का करेंगे, एक बार अंदर वाले का। कैपिटल एफ का करेंगे तो वो हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स। उस समय अंदर वाला मटेरियल ऐसे ही रहेगा, डेल एफ वन अपॉन डेल वाई इंटू डेल एफ टू अपॉन डेल जेड माइनस डेल एफ वन अपॉन डेल जेड डेल एफ टू अपॉन डेल वाई प्लस, अब एफ ऐसे ही अंदर वाले का करना है तो अंदर वालों में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। डेल स्क्वायर एफ वन अपॉन, बाहर एक्स से कर रहे हैं ना, डेल एक्स डेल वाई, उस समय क्या ऐसा रहेगा, डेल एफ टू अपॉन डेल जेड प्लस डेल एफ वन अपॉन डेल वाई ऐसे ही रहेगा, डेल स्क्वायर एफ टू अपॉन डेल एक्स डेल जेड डेल एक्स डेल जेड माइनस दो टर्म और आनी है, जो लास्ट है डेल स्क्वायर एफ वन अपॉन क्या आएगा, Del x into del z. डेल एक्स इंटू डेल जेड और Del f2 upon del y as it is right. मैं यहीं पर लिखना चाह रहा हूँ तो रेड कलर दे रहा हूँ ताकि आपको साफ दिख सके। एफ वन था एफ टू अपॉन डेल स्क्वायर एफ वन अपॉन डेल एक्स डेल एफ टू अपॉन डेल वाई। एक और टर्म आएगी, मैंने गूगल का लेना, माइक्रोसॉफ्ट का लेना था बोर्ड आज,
थोड़ा राइट लेफ्ट तो कर देता है, इसमें तो होना भी नहीं है, माइनस यहाँ लिखता हूँ। तो डेल F1 अपॉन डेल जेड इंटू डेल स्क्वायर F2 अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई, ये हो गया। ठीक है, और अब आप लिखिए डेल V अपॉन डेल वाई। इस बार थोड़ा छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो डेल अपॉन डेल वाई ऑफ F इंटू डेल F1 डेल F2, दो लिखने का आसान तरीका, माइनस डेल F1 डेल F2। ऐसा सोच के पिछले वाले में क्या लिखा है जरा ध्यान दीजिए, वहां y और z के रिस्पेक्ट में था तो y z z y लिखा है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? ZX XZ। हाँ, डेल z डेल x, फिर अब x और z इंटरचेंज कर दो, ज्यादा झंझट ही खत्म। तो डेल f अपॉन डेल y, और अंदर वाला मटेरियल टोटल वही रहेगा, डेल F1 अपॉन डेल z डेल F2 अपॉन डेल x माइनस डेल F1 अपॉन डेल x डेल F2 अपॉन डेल z, नहीं प्लस, अब f ऐसे ही। अब अंदर वाले का होगा y के रिस्पेक्ट में है, तो कैलकुलेशन सभी लोग चेक करते रहना भाई, गलती किसी से भी हो सकती है। डेल स्क्वायर F1 डेल y डेल z, उस समय डेल F2 अपॉन डेल x ऐसे ही, प्लस डेल F1 अपॉन डेल z ऐसे रहेगा, डेल स्क्वायर F2 अपॉन डेल y डेल x माइनस, अब डेल स्क्वायर F1 अपॉन डेल y डेल x डेल F2 अपॉन डेल z माइनस डेल F1 अपॉन डेल x डेल स्क्वायर F2 अपॉन डेल y डेल z। चलिए तीसरा लिख देता हूं ऐसे ही, डेल W अपॉन डेल z लिखना है, तो डेल अपॉन डेल y डेल z ऑफ F डेल F1 डेल F2 माइनस डेल F1 डेल F2, एक्स वाई है, तो यहाँ एक्स यहाँ वाई, यहाँ वाई और यहाँ एक्स, तो डेल एफ अपॉन डेल जेड ये ऐसे रहेगा, डेल F1 अपॉन डेल एक्स डेल F2 अपॉन डेल वाई माइनस डेल F1 अपॉन डेल वाई डेल F2 अपॉन डेल एक्स प्लस F टाइम्स यहां से, अब F ऐसे ही रहा, अब आप F1 कर रहे हैं ना, तो डेल स्क्वायर F1 डेल जेड डेल एक्स इंटू डेल F2 अपॉन डेल वाई प्लस, अब डेल F1 अपॉन डेल एक्स ऐसे ही रहेगा, डेल स्क्वायर F2 अपॉन डेल जेड डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर F1 अपॉन डेल जेड डेल वाई, और उस समय डेल F2 अपॉन डेल एक्स ऐसे ही रहा, माइनस
डेल F1 अपॉन डेल वाई ऐसे ही रहा, डेल स्क्वायर F2 अपॉन डेल जेड डेल एक्स, डेल जेड डेल एक्स, ये हो गया। बच्चों तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता उससे, स्क्रीनशॉट आप लेना जब साथ थे। हाँ, तो इक्वेशन इनको सीट्स में रखेंगे तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है, कैंसिल होने का चांस देखिएगा। तीनों में जो कैपिटल एफ कॉमन आ गया जहां वहां ड्रॉ करिए। इस टर्म को देखिए तो प्लीज, डेल स्क्वायर F1 डेल एक्स डेल वाई, ऐसी कोई टर्म माइनस में आएगी क्या? ये दिख रहा है आपको जहां मैं टिक कर रहा हूं नीचे? यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा, डेल स्क्वायर F अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर F अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये सब आप मानेंगे बराबर है। एक्चुअल कंडीशंस में ये हमेशा बराबर होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई इंटरचेंज करने पे। वो एक्सेप्शनल आपने केवल मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, ये फ्लूइड डायनामिक्स है, बेसिकली फिजिक्स का हिस्सा है। और प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा पार्शियल डेरिवेटिव्स पहले किसके रिस्पेक्ट में हुए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो ये बराबर होंगे। तो बच्चों ये बताओ, ये दोनों टिक किए हुए कैंसिल होंगे या नहीं आपस में? Yes, sir. अच्छा देखिए फिर ये डेल F1 अपॉन डेल वाई, ये भी ऐसा भी कहीं ये प्लस में है तो माइनस में देखो, कहीं कहीं ना कहीं आएगा लास्ट में, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। देखो, और फिर देखो डेल स्क्वायर F1 डेल एक्स डेल जेड, और तो यहां देखिएगा लास्ट लाइन के साथ, और फिर डेल F1 अपॉन डेल जेड वाला जो है माइनस में है तो प्लस में ढूंढो, डेल F1 अपॉन डेल जेड, ये दूसरी लाइन में यहाँ पर कैंसिल होगा। मतलब बाकी भी सब कैंसिल होंगे, ये सब हो जाएगा कैंसिल ओवरऑल। तो आप इसे आराम से करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब एडिंग दीज एंड यूजिंग सिक्स, यूजिंग सिक्स का मतलब यहाँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जस्टिफाई नहीं करनी, ये तो मोशन पॉसिबल है, उन्होंने खुद दे रखा है, हमें केवल ये देखना है। तो तीनों को ऐड कर देंगे तो बच्चों क्या मिलेगा? स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा, तो जो बाकी बचेगा आप उसे लिख सकते हैं। अब बाकी तो कैंसिल हो गया, क्या बचा? डेल F अपॉन डेल एक्स था शायद, तो डेल F1 डेल F2 माइनस डेल F1 डेल F2, बताओ यार इसके नीचे क्या आया? एक्स है तो Y and Z. वाई और YZ. जेड, और इंटरचेंज हो गया होगा, जेड और वाई आ गया होगा, प्लस डेल F अपॉन डेल वाई, Del Y. हम्म, Del F1 F1 upon डेल F2 माइनस डेल F1 डेल F2। हाँ बेटा बोलो। Z and X आएंगे. जेड और एक्स, तो एक्स और जेड ठीक हो गया। फिर डेल F अपॉन डेल जेड, डेल F1 डेल F2 माइनस डेल F1, यहाँ क्या आएगा जल्दी बोलो? X and Y. यहाँ एक्स, यहाँ वाई, यहाँ वाई, यहाँ एक्स। अच्छा आप लोग देखिए प्लीज, ये क्या है आपको डिटर्मिनेंट? डेल कैपिटल F अपॉन डेल एक्स, डेल कैपिटल F अपॉन डेल वाई, डेल कैपिटल F अपॉन डेल जेड, ये 3/3 का डिटर्मिनेंट बना बच्चों। अब ऐसे ही F1 के रिस्पेक्ट में डेल F1 अपॉन डेल एक्स, डेल F1 अपॉन डेल वाई, डेल F1 अपॉन डेल जेड, डेल F2 अपॉन डेल एक्स, डेल F2 अपॉन डेल वाई, del F2 upon del Z. This determinant is 0.
मतलब ये इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली लाइन आएगी मतलब। और कभी भी अगर कुछ फंक्शंस हैं और उनका जैकोबियन 0 आ जाए, रिपीट कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, एफ, F1, F2 तीन फंक्शंस हैं और उनका जो जैकोबियन है एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, कॉमन एक्स वाई जेड है तीनों के लिए, और अगर ये 0 आ जाए तो इसका मतलब याद है किसी को? सर कोई दो रो आइडेंटिकल होंगी। हाँ नहीं नहीं, अच्छी बात है मैं जैकोबियन, इसका मतलब F कॉमा F1 कॉमा F2 आर फंक्शनली रिलेटेड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा फंक्शंस, रिलेटेड लिखना था यार मुझे, रिलेटेड, हाँ, कभी भी दो या दो से ज्यादा फंक्शंस का अगर जैकोबियन 0 आ जाए तो आप ये लिखेंगे या तो फंक्शनली रिलेटेड या ये लिखेंगे दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब ये f इज अ फंक्शन ऑफ F1 F2। तो अब क्या करना हुआ, इस f को पीछे उठा के रख दो बस। याद है पीछे कहां पर था एक? मैंने कहा था, नहीं अगले पेज में, ये इक्वेशन 5 में रखने को कहा था ना, ध्यान से देखिए, मैंने ये कहा होगा। मैं एक बार पूरा सवाल दिखा रहा हूं, देखिए प्लीज, ये आपके पास था, सवाल था और स्टडी स्टेट में था। तो जो F1 F2 थे वो टाइम के इंडिपेंडेंट होंगे, एक तो ये सीखा आपने। दूसरा, इक्वेशन 1 2 को पार्शियली डिफरेंशिएट किया और उससे आपने ये सबसे लास्ट में राइट वाले एक्सप्रेशन ले आए आप। उसके बाद इनको आपने सॉल्व किया तो इक्वेशन 3 में आ गए। लेकिन आपको तो स्ट्रीमलाइन ये पता है, तो आपने दोनों को इक्वेट कर लिया। तो मान लो ये तीनों बराबर हैं, कैपिटल F के बराबर है। तो अब हमें नहीं पता कैपिटल F कांस्टेंट है या किसी चीज का फंक्शन है, तो हम इक्वेशन 5 को ऐसे ही रखेंगे। अब हमें ये बताना है कि कैपिटल F है क्या एक्चुअल में। तो हमने क्या किया कि फ्लूइड होमोजेनियस था तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इस तरह से होगी, सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसमें रख दिया बच्चों, और बाकी केवल कैलकुलेशन है, सिंप्लीफाई किया, ऐसा आ गया। और हम जैकोबियन की नॉलेज से एक नई चीज हमने रिकॉल की कि अगर तीन फंक्शंस हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा फंक्शंस का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ रहा है तो वो फंक्शनली रिलेटेड होंगे। तो कैपिटल F की जो ये रख दो और इसे 5 में रख दो। क्या मैं समझा पाया?